रिबॉर्न ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल। एपिसोड 16। उसकी बात सुन राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा जा कि वो इसकी बात क्या रिएक्ट करे। ये लड़का उन्हें उनके सिंगल होने का ताना मार रहा है, उस बात की गुस्सा हो या फिर उसकी कहीं बात को लेकर चिंता करे। वही उन्हें अपनी सोच में घूम छोड़ वंश अंश का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर बिलो काउंटर पे चला। वही अंश को उनकी बात ही समझ नहीं आ रही थी। कहाँ हमारा 5 साल का अंश इस बात से डर हुआ था कि वंश के गिफ्ट से पलक का वो फेवरेट भाई ना बन जाए। वही हमारा 10 साल का वंश पलक को अपनी वाइफ बनाने के सपने सजा रहा था। अब आगे कुछ ही देर में लोग मेन सेक्शन में खड़े थे, जहां राज और वीर अपने लिए कपड़े देख रहे थे शाम की पार्टी में पहनने के लिए। तो वहीं एक सोफे पे बैठा वंश कुकीज और आइसक्रीम को खाते हुए उन्हें ही देख रहे थे। राजवीर दोनों एक के बाद एक चेंजिंग रूम बाहर अलग अलग कपड़े पहन कर बाहर आते और अंश वंश से सवाल करते कि वो कैसे लग रहे हैं, जिसे सुन वो लोग अपना सरना में हिला देते हैं, जिसे देख वो लोग फिर से चेंजिंग रूम में जाते और कपड़े चेंज करके बाहर आते। पिछले आधे घंटे से ये ही चल रहा था। तभी अंश वंश से सवाल करते हुए बोला, भाई आप होंगे हर कपड़े में मन क्यों कर रहा है जबकि वो सभी में अच्छे लग रहे हैं। उसकी बात सुन वंश बोला, क्योंकि वो दोनों हम दोनों से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि पार्टी तुम्हारे और मेरे वीर अंकल और राज अंकल ज्यादा हैंडसम दिखे, वरना ये दोनों हमसे हमारी लाइमलाइट छीन लेंगे और पलक हमसे ज्यादा इनके साथ रहेगी। उसकी बात सुन अंश एक बड़े इंसान की तरह अपना सर हिला देता है, जैसे उसे वंश की बात समझ आ रही हो। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वीर और राज एक बार फिर से चेंजिंग रूम से बाहर आए। इस बार दोनों ने पहले एक दूसरे को देख फिर अंश वंश की तरफ देख बोले, ये कैसा है। उसकी बात सुन वंश बोला, हम ठीक लग रहा है, ये ही पैक करवा लो आप दोनों और जल्दी करो, आपके लोग तो लड़कियों से भी ज्यादा टाइम लगते हो ड्रेस सेलेक्ट करने में। उसकी बात सुन राजवीर दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे बोल रहे, इस 4 फुट को बड़ा पता है लड़कियों के बारे, बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसने लड़कियों पे पीएचडी कर रखी है। हूँ लेकिन वो लोग उसको कुछ ना बोल वह से फिर से चेंजिंग रूम में चले गए। तभी वह एक कपल ने एंट्री ली। 2 साल्स पसंद जल्दी से उनके पास चले गए। वो दोनों उन्हें ग्रीट करते हुए बोले, गुड आफ्टरनून मिस्टर एंड मिसेज पुरोहित। वो दोनों लोग एक नजर उन्हें देखते हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं देते हैं। वही पुरोहित सुनते ही वंश की नजर एंट्रेंस पे चली गई। अपने सने खड़े लोगों को देख उसकी आंखों में एक बोल्डनेस छा गई। वो उन दोनों को घूरने लगा। वही अंश की नजर की उस तरफ भी थी। वो मजे से इस वक्त अपनी आइसक्रीम खा रहा था। अपने ऊपर किसी की नजर महसूस कर वो दोनों लोगों की नजर भी उस तरफ चली गई। उनके चेहरे पे हैरानी भाव आ गए। अंश और वंश को देखते ही उस औरत की आंखें डर और घबराहट से बड़ी हो गई। वो अपने मन में बोली, ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें तो अब तक देश से बाहर चले जाना था ना, और इन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों बड़ी ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वही वो आदमी अपने सामने बैठे लड़के को देख उसके पास जाते हुए बोला, वंश तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ऐसे कोई गुस्से में घर छोड़कर जाता है क्या। ये बोलते उस आदमी के चेहरे पे गुस्सा साफ देख जा सकता था। उसकी बात सुन वंश अंश का हाथ पकड़ बोला, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं मिस्टर पुरोहित, लेकिन एक मैं आपको क्लियर कर देना, आप जो मुझे और मेरे भाई को समझ रहे हैं हम वो नहीं है। हम दोनों अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उन लोगों को जिन्होंने हमें गोद लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमसे दूर रहे हैं। ये बोल वो अंश को अपने साथ लेकर जाने लगा। वही अंश ने अब अपना सर झुका लिया था, उसका शरीर कंप रहा था। उसने अपना सर उठा ऊपर की तरफ देखा, तभी उसकी नजर उस आदमी के आए औरत पे चली गई जो कि उसको ही गुस्से से घूर के देख रही थी, जिसे डर अंश फिर से अपना सर झुका लेता ही उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके हाथ को पकड़ वंश पे का गई, जिसे महसूस कर वंश एक नजर अंश को देखता हब खीर चेंजिंग रूम की तरफ देखता है जहां से वीर और राज आ रहे थे। वंश अंश का हाथ पकड़ सीधा उस तरफ चला जाता है। वो जाके राज के सामने खड़ा हो गया और उसे घर जाने को ही बोलने लगा, जिसे सुन पहले राजवीर मन करते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। बिलिंग काउंटर पर अपना सामने का पेमेंट कर उन्हें अपने घर का एड्रेस दे देते हैं डिलीवर करवाने के लिए, और अंश वंश के साथ वहां से निकल जाते हैं। जाने से पहले वंश एक नजर इन दोनों कपल को देखता है। पहले उसकी नजर आदमी पे जाती है, उसके बाद उसके साथ खड़ी औरत पे जो कि उसे ही मुंह बनाते हुए देख रही थी। उस औरत को देखते हुए वंश अपने मन में बोला, एक बार में बड़ा आदमी बन जाओ, उसके बाद सबसे पहले मैं आपकी हालत खराब करूंगा। ये मेरा यानी वंश पुरोहित का वादा है, मेरे भाई की आंखों की हर एक आंसू का हिसाब होगा। वही वो दोनों लोग बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। तभी वो औरत उस एडमिन कंधे और हाथ रखते हुए बोली, सुनिए जी, मैंने कहा था ना कि वो दोनों मुझे पसंद नहीं करते हैं इसलिए घर से भाग गए हैं, लेकिन आपको तो कभी मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ। आज आपने अपनी आंखों से देख लिए, दीदी के जाने बाद वो डोज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए अपनी माँ के रूप में। अंश का मुझे समझ आता है कि वो मुझे अपनी सगी माँ मानता है, लेकिन वंश वंश तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्या पता वंश वापस आ जाए।
उसकी बात सुन वो वंश के पापा कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस अपनी खाली आंखों से एक तक अपने सामने का रहे अपने बेटों को देखते रहते हैं। उनके कान में रह रह कर बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं अनाथ हूँ, मुझे किसी ने गोद लिया है। राजवीर अंश वंश एक रेस्टोरेंट में बैठे थे लंच करने के लिए। राजवीर ने महसूस किया था जब से वो लोग माल से आए थे अंश वंश खोए खोए से थे। जहां अंश के चेहरे पे उदासी थी तो वही वंश के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, वो बस एक तक अपने सामने रखी खाली डिस्क को घूर रहा था। तभी राजवीर ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। राज ने आगे बढ़ वंश से सवाल किया, वंश तुम और अंश इतने उदास और खोए खोए से क्यों लग रहे हो, क्या कोई बात है तो हंसे शेर हम ना तुम्हारे पास। उसकी बात वंश ने पहले एक नजर उसे देखा फिर अपना सरना में हिला देता है। वीर अंश को अपनी गोद में बैठा बोला, हे लिटिल चैंप, तुम्हारे बिग ब्रो तो हमें कुछ बात ही नहीं रहे, तुम ही बात दो, क्या हुआ है, क्यों आप उदास हो। उसकी बात सुन अंश अपनी पलकों को उठा पहले वंश को देखता है जो कि उसको आंखों से ही ना में बोलने का इशारा कर रहा था, फिर वीर को देखता है जो कि इसको बड़ी ही उम्मीद से देख रहा था। जिसे देख अंश बोला, कुछ नहीं अंकल, एक्चुअली मुझे मेरी मॉम का याद आ रहा है। उसकी बात सुन वीर बोला, आज आपको अचानक से आपकी मॉम की याद कैसे आ गई। उसकी बात सुन अंश एक पल इधर उधर कुछ देखने लगा, तभी उसके नजर एक साइड चली गई। उसने अपने हाथ से उस तरफ इशारा किया, उसके हाथ के इशारे का पीछा करते हुए वीर ने भी उस तरफ देख जहां एक औरत बड़े ही प्यार से अपने गोद में अपने बेटे को अपने हाथ से लंच करवा रही थी। वीर को ये देख एक दर्द हुआ, आखिर वो इस दर्द को कैसे नहीं समझ सकता जिसे उसने खुद भी अपने बचपन में महसूस किया और शायद आज भी करता। शायद किसी ने सच ही कहा है, फैमिली की असली कदर हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास कोई नहीं होता। और मम्मी पापा तो सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं हमारी लाइफ में। एक हमें साइलेंट लव करते हैं, हमारी विशेष को पूरा करते हैं, तो दूजा हमारे बिना कुछ हमारे सभी प्रॉब्लम को पहचान लेती है, हमें प्यार से अपने अंचल में रख प्यार करती है। वीर को अंश का ऐसा उदास चेहरा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंश के चेहरे को अपने सामने करके बोला, तुम उदास मत हो, तुम्हारे पास में हूं ना मैं, आज तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, इसलिए अब उदास मत हो। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी की खत से खाना खाने का मन करे तो तुम मुझे या फिर राज को बता देना, लेकिन ऐसे उदास मत होना क्योंकि हमारा अंश हंसता मुस्कुराता और मस्ती करते हुए ही अच्छा लगता है। क्यों है न वंश। वंश जो कब से वीर की बातें सुन रहा था उसको अपने दिल में एक गर्माहट हुई। उसकी असली फैमिली कभी भी इतनी उधर नहीं रही थी। उसकी माँ के जाने के बाद वंश अकेला हो गया था, उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। कुछ महीने बाद उसके घर में एक औरत उनकी केयर टेकर बन के आई। वो औरत हमेशा ही वंश और अंश को प्यार करती रही, जिसे देख उसके पापा के फैमिली ने उससे अंश और वंश के लिए शादी करवा देते हैं, जिसे के बाद से इस औरत का रवैया अंश वंश की तरफ एकदम बदल जाता है और वो उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने लगी। वंश अंश ही सह जाते थे। उन्होंने अपने पाप को इस बारे में बताने की बार बार कोशिश की, लेकिन उसके पापा उसकी नई मम्मी के प्यार में अंधा हो उन्हें ही जिम्मेदार होकर उन पे गुस्सा करते थे। अंश वंश जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे थे। एक वंश अपने हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर जैसे ही उस औरत के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे उस औरत की आवाज आई जो किसी से फोन पे बात करते हुए बोली, हाँ हाँ मैंने उसके बाप को मना लिया है, वो अपने दोनों बेटों को तुम्हें देने के लिए तैयार है, बस पैसे रेडी रखना, याद रखें मुझे 10 लाख से नीचे की रकम नहीं चलेगी। इसके साथ वो अपना फोन रख देती है। वही वंश के हाथ से कॉफी का ट्रे छूट जाता है, जिसे सुन वो औरत बाहर आती है तो उसे जमीन पे काफी गिरी हुई मिली। उमवी समझ चुकी थी कि वंश ने उसकी सारी बात सुन ली है, इसलिए वो जल्दी से नीचे की तरफ चली जाती है। वही वंश अंश उठते हुए बोला, अंश चलो मेरे साथ, लेकिन वो अभी बात खत्म भी कर पाता उसे पहले ही रूम का डोर क्लोज होने की आवाज उसके कान में गई। वो जल्दी से डोर के पास उस पे हाथ मार हुए बोला, खोलो खोलो दावा खोलो, लेकिन बाहर खड़ी औरत को उसके आवाज से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अचानक वहां कुछ धुआं धुआं से आने लगा और देखते ही देख वंश और अंश बेहोश होकर गिर गए। पता नहीं कब जब वंश की आंखें खुली तो उसने खुद को एक वैन में पाया। अंश अभी भी उसे लिपटा हुआ बेहोश पड़ा हुआ था। वंश को समझाने में देर नहीं लगी कि उसको उसके घर वाले ने बेच दिया है। उसने उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन जब उसे उस दिन राजवीर और नित्य को उस आदमी को मारते और बच्चों को छुड़वाते हुए देख तो वो उसके साथ ही चल गया। उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है। वंश अभी अपनी सोच में ही घूम था कि एक बार फिर से वीर की आवाज से वो होश में आया जो उसे लंच करने के लिए बोल रहा था। उसकी बात सुन वंश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अंकल मैं करता हूँ। वैसे तो राजवीर ने उसे अपना भाई बनाया था, लेकिन वंश की नजर में अगर वो उनका भाई बनता तो उस हिसाब से वो पलक का भी मामा बन जाता, इसलिए उनसे इन्हें भाई को जगह अंकल कहने लगा और अंश को भी बोल दिया कि वो उन्हें अंकल बोले। अंश ठहरा भाई की परछाई, उसने उसकी बात तुरंत मान ली और वो भी वीर और राज को भाई की जगह अंकल बोलने लगा।
वो लोग अभी लंच कर ही रहे थे कि तभी वीर की नजर एक तरफ चली गई जिसे उसके हाथ की मोती कस गई, क्योंकि सामने प्रिया बैठी थी, उसके साथ एक लड़का था जिसके साथ वो लंच करते हुए हंस हंस के बातें कर रही थी। वही वीर की नजर पहले उसकी हंसी पे गई जिसे देख वो मन बोला, ये लड़की हंसते हुए कितनी सुंदर लगता है, हाय क्या ब्यूटी है। लेकिन फिर ये सोचकर कि ये कोशिश और की वजह से उसके होठों पे सजी है, उसे गुस्सा आ गया। वीर की नजर एक तक प्रिया पे थी जो कि अपने सामने वाले इंसान से हंस हंस के बात कर रही थी और वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक ही उस लड़के अपने हाथ को आगे बढ़ा प्रिया के होठों के किनारे पे लगे खाने को हटाने लगा था। उस लड़के की इस हरकत ने वीर के गुस्से में बेहद इजाफा किया था। उसकी पकड़ उसके हाथ में चम्मच पे काश गई। वो अपनी लाल आंखों से प्रिया को देखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ अभी क्या हो रहा है, लेकिन वो शायद इसे अभी समझना भी नहीं चाहता था कि वो क्या महसूस कर रहा सिवाय इसके को उस लड़के ने प्रिया के होठों को छुआ है। वो अभी उधर देख ही रहा था कि तभी उसने देखा कि प्रिया अपनी जगह से उठ दूसरी तरफ जा रही है, जिसे देख वो भी उठने को हुआ, लेकिन तभी उसे अपनी गोद में अंश महसूस हुआ, जिसे महसूस कर उसने अपने चेहरे के एक सिर को ठीक किया और प्यार से अंश के सर पे हाथ फेरे हुए बोला, अंश बच्चा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी वॉश से आता हूँ। ये बोल वो अपनी जगह से खड़ा हो अंश को चेयर पे बैठा वह से चला गया। इधर वॉशरूम में प्रिया अपने हाथ को धो वॉश से बाहर निकलती है कि तभी किसी के खींचने से वो एक झटक में एक अंधेरे कोन में चली गई। प्रिया एक पल के लिए किसके खींचने ने डर गई, लेकिन अपने सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उसके अपनी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, बंदर ये तुम क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरफ खींच की। उसकी मुंह से खुद के लिए बंदर सुन वीर गुस्से से बोला, मिस प्रिया तुम शायद भूल रही है कि तुम इस वक्त किसे बात कर रही, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम अपने बॉस को इस नाम से बुलाती हो। उसकी बात सुन प्रिया भी तुनक के बोली, मिस्टर बोस आप शायद भूल रहे कि हम ऑफिस में नहीं है और आज मैंने हॉलिडे किया है जिसकी परमिशन दी है, और अब जब हम ऑफिस में नहीं है तो मैं तुमसे इस तरह से बात करने की हिम्मत रखती हूँ। उसकी बात सुन वीर हैरान था, मतलब इस लड़की का दिमाग बहुत ही तेज चलता है। कहाँ वीर ने सोचा था कि वो इस पर बॉस होने का हक जमेगा, कहाँ इस लड़की ने इन्हीं पल में उसके दिल जज्बात बदल दिए। वो अभी अपनी सोच में था कि तभी उसकी नजर प्रिय के होठों पे चली, जिसे देख उससे उस लड़का का उसके होठों को टच करना दिखाई दिया, जिसके बाद उसका गुस्सा एक बार खीर से उस पे हावी हो गया। प्रिया जो कि अब वह से जाने के लिए पीछ मुड़ी ही थी कि एक बार फिर से वीर के खींचने से उसके सीने जा लगी, जिसे उसका सर वीर के सीने टकरा गया और उसके सर पे वीर के सीने से घाव लग गया। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, लेकिन वो आगे कुछ बोलती उसके आंखें बड़ी और माइंड ब्लॉक और दिल की धड़कन एकाएक बढ़ गई। वो अपनी ब आंखों से वीर को देख रही थी जो कि उसे किस कर रहा था। कुछ समय तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी तो वो अपने सेंस में वापस आई तो वीर को मारने लगी। जिस वीर पे कोई असर नहीं हुआ वो उसी तरह उसको किस करते उसको खुद के और करीब कर लेता है। प्रिया को ऐसा लग रहा अगर वीर ने उसको और एक मिनट किस करेगा तो वही बेहोश हो जाएगी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तभी कुछ सोचकर उसकी नजर अपने एक हाथ और गई को कि वीर के कंधे पे थे। उसके दिमाग में कुछ आया जिसे सोच उसकी आंखें शरारत से चमक उठी। अचानक ही उस पूरी जगह वीर की आवाज गूंज उठी और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, लग लड़की क्या रही हो तुम, छोड़ो मुझे, ऐसा भी कोई करता है क्या, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वही प्रिया उसकी आवाज सुन हंसते हुए बोली, क्यों क्यों अब नहीं करना मुझे किस। इसके साथ ही उसने हाथ की पकड़ मजबूर करते हुए कहा, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। वही वीर दर्द से तड़प रहा था। हुआ ये था कि जब प्रिया की नजर अपने उस हाथ और गई जिसे उसने वीर के कंधे पे अचानक रख दिया था तो उसके दिमाग में एक रिया आया और उस रिया को एग्जीक्यूट करते हुए प्रिया ने जोर से वीर के काम को पकड़ मिद दिया, जिसे दर्द महसूस कर वीर ने तुरंत उसे छोड़ दिया और अपने काम को प्रिया को पकड़ से छुड़ाने लगा था। उसने नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसा भी करेगी उसे बच्चन के लिए, और अब उसको अफसोस हो रहा था कि उसने इस जंगली लड़की को क्यों छेड़ा। ऊपर से प्रिया के सवाल ऐसे थे जिसका जवाब उसको भी नहीं पता था, इसलिए उसने एक नजर इधर उधर देख फिर उसे प्रिया की कमर पे काश के पिंच किया, जिसे प्रिया चिहुंक गई। साथ ही उसकी पकड़ वीर के पे ढीली हो गई। वही वीर ने जब अपने कान छुड़ा लिए और जा से प्रिया को एक छोटी कर जल्दी से वह से भागते हुए बोला, मैंने तुम्हें ऐसे ही किस किया था और आगे भी करूंगा, उस लड़के से दूर रहना वरना तुझा किए एक नहीं होगा जंगली बिल्ली। वही उसकी बात सुन प्रिया अपने पैर से हिल निकल उस तरफ देखते हुए बोली, तुम बंदर की शकल के इंसान, में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत पछताने वाले हो बंदर। इसके साथ ही वो वहां से अपनी हील दोबारा पहन चली जाती है, लेकिन उसके हाथ पे प्यारी मुस्कान थी। वो अपने आप से हो बोली, हाय उसके होठों कितने मुलायम थे, उसकी आंखें उफ क्या आंखें हैं उसकी, में खो ही गई थी। लेकिन फिर जल्दी ही खुद को डांटे हुए बोली, प्रिया प्रिया कंट्रोल कर, अभी उसे तुझे बहुत परेशान करना है जितना उसने तुझे किया है। इसके साथ ही वो वहां से खोदते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने इमोशन को काबू कर आने चले बैठ जाती है।
और फिर से अपने लंच को एंजॉय करने लगी। तभी उसके नजर आने सामने रखी मिरर पे, जहां उसे अपने पीछे वाले चेयर पे वीर बैठ हुआ दिखता है, जो कि उसे ही घूर के देख रहा था, जिसे देख प्रिया मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ इस वक्त मोक्ष, नित्य और पलक कार में थे। पलक कार से बाहर देखते हुए बोली, मॉम आज जू में बहुत मजा आया ना। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ अच्छा था। शाम का वक्त आज आराम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। हर जगह व्हाइट, पिंक और लवेंडर कलर थीम से पूरे आसार को डेकोरेट किया गया था। आश्रम के बाहर एक बोर्ड पे गिल्टर से लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे लिटिल स्वीट हार्ट एंजल प्रिंसेस, जो केज लाइट में बहुत ही साइन कर रहा था। आज आश्रम के बच्चे बूढ़े भी बहुत रेडी हुए थे। आखिर पलक उस आश्रम की जान थी, वह के बच्चे भी पलक के ऊपर अपना प्यार लुटाते थे। इस वक्त सभी लोग गार्डन के बैकयार्ड में खड़े बड़े ही बेसब्री से पलक के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी आश्रम के सामने एक कार रुकी, जिसमें से राजवीर, अंश, वंश बाहर आए। इस वक्त वो चारों ही बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। वो लोग देवराय को देखते हुए अंदर आ रहे थे कि तभी उनकी नजर बाहर लगे बोर्ड पे गई, जहां पे हैप्पी बर्थडे लिटिल स्वीट हार्ट एंजल प्रिंसेस लिखा हुआ था। ये देख राज, अंश घूर के वीर हर वंश को देखने लगे। राजवीर के पीठ पे मुक्का मारते हुए बोला, साले ये तूने बोर्ड पे क्या लिखवाया है। उसकी बात सुन वीर अपने पीठ को पकड़ चित्ते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, हाँ तो मैंने क्या गलत लिखवाया है। मैंने सब तुमसे पूछा तब तुमने ऑरेंज चावल के दाने भर के बच्चे ने जूझे जो नाम बोला था, मैंने वो सब लिखवा दिया। इसमें मैंने गलत क्या किया। उसकी बात सुन इस बार अंश थोड़ा गुस्से से बोला, अंकल पहली बात तो आपकी कैसे हुई मेरा कंपैरिजन चावल के दाने से करने की, और दूसरी बात आपको वकील किसने बनाया। आपने हमें एरिया मांगा था, इसलिए हम लोगों ने आपको नाम बता दिया। आपने उसमें से एक नाम ही लिखवाना था, लेकिन यहाँ तो आपने नाम के अलावा सन लिखवा दिया। अब तो मुझे शक हो रहा है कि आपके दिमाग है भी या नहीं। उसकी बात सुन वीर अब और चिढ़ गया। आखिर इस पीढ़ी से बच्चे में इतनी हिम्मत वह कहाँ से, जो ये जब देख तब उसकी बेइज्जती कर देता है। वीर उन लोगों को इग्नो वंश को अपनी गोद में उठा ले जाने लगा। तभी वंश उसकी गोद से नीचे उतरते हुए बोला, अंकल प्लीज मुझे नीचे उतार दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी बहन के सामने मेरी इज्जत उतर जाए और वो मुझे बोले कि मैं ठीक से चल भी सकता क्या। जब देखो तब मुझे बाप गोद में उठा लेते हो। उसकी बात सुन वीर की आंखें छोटी हो गई। वो उसको नीचे उतर बोला, बातों अभी इनके दूध के दंत टूटे भी नहीं और इन लोगों के पास इज्जत भी आ गई। वहां तभी उसका आवाज गई, मन की आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन इसका मतलब किसी की भी इज्जत नहीं होगी। उसकी बात सुन वीर ने पीछ पके देखा तो अंश उसको ही घूर के देख रहा था। उसके होठों पे मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। वह अपना डरना में हिला देता है। जब से अंश और वंश उनके घर आए थे, आए दिन वीर और अंश ऐसे ही एक दूसरे की चातानी होती थी। एक पहले ही बच्चा था उनके साथ, वीर भी बच्चा बन लड़ने लगता और फिर मुंह फूला के बैठ जाता था। हल्को ऐसा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी इस वजह से उनके घर में थोड़ी बहुत चहल पहल थी, जो कि राज और विवादों को अच्छी लगती थी। जहां वो लोग पहले जल्दी घर नहीं आते थे, वही अब वो लोग हमेशा अंतिम से घर जाते थे। जो घर उन्हें पहले काटने को भागता था, अब वही उन्हें स्वर्ग लगता था। भले ही वह कोई लड़की नहीं थी, लेकिन ये दोनों बच्चे उनके घर की रौनक थे। ये सोच राज मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अंश वंश को अंदर चलने का बोल खुद भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अंदर का डेकोरेशन देख उन सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आसपास पलक को ना देख वीर ने सविता आंटी से पूछ लिया, आंटी मेरी प्यारी क्यूट भांजी, मेरी प्रिंसेस, मेरी डॉल कहाँ है। उसकी बात सुन आंटी मुस्कुराते हुए अभी कुछ जवाब देती उसे पहले ही वह अंधेरा छा जाता है, जिससे सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तो वही सभी बड़े अपने आसपास देखने लगे। वंश अंश को पकड़ बोला, भाई ये अचानक लाइट को क्या हो गया। उसको डरते देख अंश उसकी पीठ पे हाथ रख बोला, छोटे तुम डरो मत, मैं हूं ना। उसकी बात सुन वंश अभी कुछ बोलता उससे पहले ही एक स्पॉटलाइट सीधा एंट्रेंस पे जाती है, जहां से इस वक्त पलक आ रहा थी। उसने आज लवेंडर कलर का प्रिंसेस गाउन पहने हुए, एक हाथ से मोक्ष और दूसरे हाथ से नित्य को पकड़ वो अंदर आ रही थी। उसके होठों पे बहुत ही प्यारो मुस्कान थी। हमारे अंश बाबू की तो जैसे नजर हो उस पे टिक गई। तभी राजवीर आगे जाते और अपने घुटने के बल बैठ अपना एक एक हाथ पलक के सामने कर देते हैं। पलक जो अब मोक्ष और नित्य के हाथ को पकड़ के रखी, वो अब मुस्कुरा कर राज और वीर के हाथ को पका लेती है। वो दोनों भी पलक को किसी प्रिंसेस की तरफ अपने साथ ले जाने लगे। वो लोग अभी कुछ दूर ही चले थे कि तभी अंश और वंश भी राजवीर जैसे ही करते हैं। इस बार पलक उनके साथ चलने लगी। थोड़ी चलते ही वो लोग एक टेबल के पास गए। मोक्ष और नित्य ही उधर आ गए और पलक के साथ खड़े हो गए। वही सभी बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। पलक की नजर जब केल पे गई तो खुशी हो, क्योंकि केयर पिंक, व्हाइट और लेवेंडर के कॉम्बिनेशन में था, जिसे ऊपर एक प्रिंसेस डोल थी जो कि पलक के जैसी दिख रही थी। उस पे बेहद ही खूबसूरत तरीके से लिखा था, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। नित्य उसके पास झुकते हुए बोली, प्रिंसेस क्या आपको ये केक पसंद आया। उसकी बात सुन पलक खुश होते हुए बोली,
मॉम ये केक बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमेशा की तरफ आपने इस केक की बनाया है ना। उसकी बात सुन नित्य उसके गाल पे किस करते हुए बोली, ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, आखिर में अपनी क्यूट प्रिंसेस के लिए इतना भी नहीं कर सकती, जबकि मुझे पता है कि मेरी बेबी को मेरे हाथ का केक पसंद है। उसको बात सुन पलक भी उसके गाल पे किस करते हुए बोली, मॉम आप वर्ल्ड को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मॉम हो। इसके साथ उसने एक बार फिर से उसके गाल पे किस कर देती, जिसे वह मौजूद दो लोग थोड़े ना खुश लग रहा था। हाँ, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मोक्ष और अंश थे। मोक्ष का मुंह बना हुआ था, वो सुबह से यहाँ था लेकिन नित्य ने उसको आज एक बार भी किस नहीं किया था। वही वो पलक को बार बार किस कर रही थी, वही अंश का अलग ही था। इस वक्त मोक्ष और अंश आसपास ही खड़े थे। अगर कोई उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखता तो शायद उन्हीं दोनों को बाप बेटा समझते, क्योंकि मोक्ष का चेहरा भी हल्का लाल था, उसकी आंखें एकटक नित्य पे टिकी हुई थी, रोह वही अंश की पलक पे टिकी हुई थी। मोक्ष अंश एक साथ आगे बढ़े। मोक्ष नित्य के पास जाते हुए बोला, निया चलो भी, अब पलक को केक कट करने दो, टाइम हो रहा है। वही अंश भी पलक के पास आ उसके हाथ को पकड़ उसके हाथ पे किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें भी अब केक कट करना चाहिए, देखो सब लोग तुम्हारे केक कट करने का वेट कर रहे हैं। उसकी बात स्वीट हार्ट वाली बात सुन सभी की नजर अंश पे चली गई, सब लोग अंश को गिर रहे थे। वही मोक्ष जो अब तक जलन से लाल हुआ था, जैसे ही उसके कान में अंश की आवाज गई उसके चेहरे कला पड़ गया। वो घूर के अंश को देखने लगा, तभी वीर बोला, तुम छोटे शैतान, तुम यहाँ हंसे हमारी प्रिंसेस को छीने आए हो। तो मैं तुम्हें पहले ही बात सुन, हमारी प्रिंसेस के लिए हम एक अच्छे प्रिंसेस को ढूंढेंगे। उसकी बात सुन अंश अपनी आंखें छोटी कर बोला, हाँ तो आप अपनी बेटी के प्रिंस ढूंढना, लेकिन मेरी स्वीट हार्ट आप लोगों की प्रिंसेस हो गई, लेकिन वो मेरी क्वीन है, समझ आप। तो आगे से मेरी क्वीन को अगर आपने किसी और के जोड़ा तो मैं आपकी फोटो को इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप वो दीदी को किस कर रहे थे। ये बात अंश धीरे से कही थी, क्योंकि वीर उससे बात करते समय नीचे बैठ गया था। उस वक्त का फायदा उठा अंश ने भी उसकी धमकी दे दी, जिसे सुन वीर का चेहरा कला पड़ गया। उसे कभी कभी इस लड़के के बोल चाल से बहुत ही बड़ा इंसान लगता था, जो कि इस छोटे से शरीर में कैद है। फिलहाल यहाँ बात उसकी इज्जत पे आ चुकी था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, भला इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बच्चे तुम्हें नहीं पता ये जो उसके डैड है ना, वो तुम्हें गायब कर देंगे। ये बोल उसने मोक्ष की तरफ इशारा किया। हालांकि अंश ने एक नजर मिश को देखा, फिर पलक को तरफ देख बोला, स्वीट हार्ट केक कट करो। उसकी बात सुन पलक अपनी आंखें बंद कर लेती और कुछ बड़बड़ाने के बाद वो अपने दोनों हाथ मोक्ष और नित्य के हाथ की पकड़ अपने हाथ पे रख केक कट कर देती, जिसे के ही सभी लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगे थे। पलक के केक कटकर सबसे से पहले नित्य को खिलाती है, जिसे नित्य खा लेती और उसी केक में से पलक को भी खिला देती है। उसके बाद पलक मोक्ष के सामने भी केक का पीस कर देती, जिसे मोक्ष कुछ पल देखता है जैसे वो किसी सोच में घूम हो, लेकिन पलक के आवाज लगाने से वो अपने होश में आता है और नीचे झुक पलक के हाथ से केक खा लेता है और वो भी केक उठा पलक को खिला देता है। इस बार केक खाने के लिए वीर नीचे बैठ जाता है, जिसे सबसे पहले पलक के हाथ से केक वो खा सके। वही पलक भी अपने हाथ में केक का पीस उसके तरफ करने लगी, लेकिन वो अभी उसको खिला पाती उसे पहले ही अंश वीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे पलक का हाथ अब उसके सामने आ जाता है। वो जल्दी से उसके हाथ से केक खा लेता है। वही ये देख वीर की आंखें बड़ी हो जाती है। वो थोड़ा नाराजगी से अंश को देखते हुए बोला, तुमने ये जानबूझकर किया ना। उसकी बात सुन अंश अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं अपनी जगह खड़ा था, तभी मुझे किसी ने आगे धक्का दे दिया, जिसे मैं यहाँ आ गया और तभी केक मेरी तरफ आया तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसकी बात सुन वीर ने एक नजर उस तरफ देखा जहाँ अभी वंश और आश्रम के भी बच्चे खड़े थे, तो हो सकता है कि अंश को किसी का धक्का लगे, ये सोच वीर चुप हो गया। वही अंश को होठों पे मुस्कान आ गई, क्योंकि वो पीछे खड़ा खड़ा जल रहा था जब उसने सबसे पहले पलक को नित्य और मोक्ष को केक खिलते देखता है, लेकिन फिर ये सोचकर अब पलक उसे भी केक खिलाएगी, वो उसका अपने पास आने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर वीर पे गई, जो कि उसके सामने ही बैठ गया था, जिसे देख अंश को बहुत गुस्सा आता है। वो कब से पलक के हाथ से केक खाने के लिए मरे जा रहा है और ये इंसान उसके सब्र का फल खुद लेने चला गया। इसलिए उसने वंश का हाथ पकड़ लिया और ऐसा दिखाया कि किसी ने उसे धक्का दिया और एक गलती से वीर के आगे गया है, जिसके चलते उसने पलक के बड़े हाथ से केक खुद खा लिया। आखिर पलक को अपने मॉम डैड के बाद अगर किसी को केक खिलाना चाहिए था तो वह इंसान उसे होना चाहिए, न क्योंकि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड, इसलिए ना कि वीर अंकल को। इसलिए उसने ऐसे एक्ट किया जैसे किसी ने उसको धक्का दिया, जिसे वो वीर के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये सोच इसके होठों पे एक मुस्कान आ गई, जिसे किसी के देखने से पहले ही उसने छुपा लिया, लेकिन कोई था जिसने उसके उस एविल मुस्कान को देख लिया, और ये कोई और नहीं बल्कि मोक्ष ही था, जिसे कब से ही अंश से इनसिक्योर फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंश बहुत बड़ा खतरा है उसके लिए, इसलिए वो अंश को घूर रहा था।
वही अंश को जब अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस हुई, जिस वजह से उसकी नजर भी उस तरफ चली गई। जब उसने मोक्ष की खतरनाक आंखें देखी जो उसे ही घूर रहा था, जिसे देख अंश ने इग्नोर कर पलक के पास चला गया और अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट उसको दे दिया, जिसे पलक लेकर खुश हो गई। अब तक सभी लोग पलक को गिफ्ट दे चुके थे, सबसे लास्ट अंश ही था। पलक ने सभी का गिफ्ट एक साइड कर रख दिया, जिसे वो बाद में खोलने वाली थी। सभी को पता था को पलक को अपने बर्थडे पे अपने मामू के गिफ्ट के अलावा किसी को भी गिफ्ट को भी खोलती थी, यहाँ तक कि नित्य का भी नहीं, क्योंकि उसे ये टाइम सभी के एंजॉय करना होता, फोटो लेना होता, एक नई मेमोरी बनानी होती थी। वो अंश का गिफ्ट एक साइड रखने जा रही थी कि तभी अंश आंखों को तुम टिमटिमाते हुए बोला, एंजल क्या तुम मेरा गिफ्ट ओपन नहीं करोगी? उसकी बात सुन पलक उसको मन करने वाली थी, लेकिन अंश की आंखों में नमी देख वो मान जाती है। वही उसको मानता देख अंश की आंखों में आंसू देख अभी हैरान था, शिवाय मोक्ष और नित्य के। मोक्ष तो घूर के अंश को देख रहा था, वो कैसे ना समझता। उस लड़के को आंखों में जो आंसू थे वो नकली है, वो सिर्फ किसी भी तरह अपना गिफ्ट उसकी प्रिंसेस के हाथ से खुलवाने के लिए कर रहा है। अंश भी उसकी नजर को साफ महसूस कर सकता था। वो मोक्ष को देख हल्की स्माइल पास कर देता है, जिसे मोक्ष का चेहरा कला पद गया। वो खुद में ही बोला, क्या ये लड़का मुझे चिढ़ा रहा है? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही उसका ऐसा चेहरा देख अंश को बड़ा मजा आ रहा था। तभी उसके कान में पलक की खुशी से चहकती आवाज गई, ये तो मेरे फेवरेट शो डिटेक्टिव एलेक्स का वीडियो गेम है और उसके साथ एलेक्स का ऑटोग्राफ भी। ये अंश बड्डी यू आर द बेस्ट, ये मेरा इस बार का सबसे बेस्ट गिफ्ट होने वाला है। इसके साथ ही वो उस बॉक्स को हाथ में खुद पड़ी। वही उसकी खुशी से सब खुश हो गए। वही मोक्ष को थोड़ा जलन हो रहा था, आखिर उसकी प्रिंसेस को अंश का गिफ्ट इतना क्यों पसंद आया? आखिर ये गेम इतना भी तो स्पेशल नहीं है न? उसकी बात सुन उसके बगल में खड़ा मयंक बोल पड़ा, बॉस ये छोटी लड़ी बॉस सच में लक्की है, क्योंकि ये गेम सेट उस शो एक लौटा गेम सेट है। इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए, क्योंकि ये टीवी शो बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इस शो के बेस पे इस वीडियो गेम का सिर्फ एक ही पीस लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने ने एक क्विज कंपटीशन भी रखा था, जितने वाले को ये गेम सेट प्राइस में मिलने वाला था। और मैं हैरान हूँ कि इस बच्चे ने इस गेम को हासिल कर ही लिया। उसकी बात सुन मोक्ष चिढ़ गया। वो थोड़ा गुस्से और नाराजगी से बोला, तुम उस लड़के की तारीफ करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें अफ्रीका के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए भेज दूंगा। उसकी बात सुन मयंक चुप हो गया। वो एक नजर मोक्ष को देखता है, जो कि एक तक कहीं और देख रहा। उसने जब उसकी नजर का पीछा किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि मोक्ष अभी भी अंश को घूर रहा था। मयंक खुद में बोला, बॉस तो अब बहुत ज्यादा ही जलकुकरे होते जा रहे बातों, अब तो इनकी जलन से बेचारा बच्चा भी नहीं बचा हूँ। इस वक्त एक जंगल में कुछ लड़कियां और बच्चों रोने और चिल्लाने की आवाज गोडाउन से गूंज रही थी। वही एक आदमी उन सभी की आवाज को अनसुना कर अपने सामने खड़े आदमी से बोला, यहाँ से 2 शिप जाएगी, जिसे हम सुबह 4 बजे तक इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करवाना है। याद रहे कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अगर ये कंसाइनमेंट आज यहाँ से नहीं गया तो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी कंसाइनमेंट लोड करो। उसकी बात सुन सामने खड़े आदमी ने अपना सर हिला दिया। उसके इशारे को समझ पहला आदमी उसके हाथ में 2 बॉल देते हुए बोला, उन लोगों को जल्दी से कंटेनर में लोड कर दो, और हाँ, ये जो बॉल मैंने तुम्हें दिए हैं इन्हें उनके कंटेनर में लोड होते ही उनके कंटेनर फेंक देना, जिसके बाद वो लोग पूरे 36 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। जिसके बाद हम दोनों कंसाइनमेंट को लेकर यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। उसकी बात सुन वो आए अपना सर हिला देता है, जिसके बाद वो और उसके साथ आए 40 से 50 लोग इस काम में लग जाते हैं। ज्यादा लोगों को होने के कारण वो लोग जल्दी ही लड़कियों को और बच्चों को अलग अलग कंटेनर में भर दिया गया था, और वो बॉल जिसे उस पहले आदमी ने दूसरी को दिया उसे दोनों कंटेनर में फेंक देता है, जिसे उस पूरे कंटेनर में एक व्हाइट फोक बिखरने लगा, जिसे धीरे धीरे लड़के सभी लड़कियां और बच्चे बेहोश हो गए थे। वही वो पहला आदमी गोडाउन के दूसरी तरफ चला जाता है, जहां पे बहुत से टेंट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा जैसे वो लोग पिछले कई दिनों से अपने काम को अंजाम देने की प्लानिंग में जुट गए थे। वो आदमी सीधा एक टेंट में चला और जल्दी से अपने लैपटॉप पे कुछ करने लगा। कुछ ही समय में लैपटॉप को स्क्रीन पे एक औरत दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा कवर था, बस उसकी वो ब्राउन आंखें ही दिखाई दे रही थी। वही वो आदमी उसके सामने घुटने के बल बैठ बोला, लेडी बॉस कंसाइनमेंट निकलने को तैयार है, कुछ ही देर में हम कंसाइनमेंट को पोर्ट की तरफ भेज देंगे। उसकी बात सुन दूसरी तरफ बैठी औरत बोली, पंकज इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिग बॉस कब से कंसाइनमेंट का वेट कर रहे हैं और तुम लोग को सिर्फ ढंग का एक काम नहीं होता है। पिछली बार भी कंसाइनमेंट जाते जाते रुक गया था। मैं नहीं जानती इस बार चाहे जो हो तुम्हें कंसाइनमेंट किसी भी हाल में इंडिया के बॉर्डर से क्रॉस करवा होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुन उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपना सर झुका के बोला,
लेडी बॉस, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर की है, बस इस बार भी वो डीक्यू हमारे इस काम में धक्कल ना दे तो हम ये कंसाइनमेंट को इजीली बॉर्डर क्रॉस करवा सकते हैं। पिछली बार भी वो डीक्यू ही थी जिसने हमारे पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया था और बच्चों को बचा के अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होगा क्योंकि इस बार का हमारा प्लान बहुत ही मजबूत और सटीक है, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी लेडी बॉस। उसकी बात सुन लेडी बॉस ने अपना सर हिला, कॉल को कट कर देती। कॉल कट होते ही उस आदमी ने राहत की सांस ली और फिर टेंट से बाहर चला गया। जहां एक तरफ बच्चों और लड़कियों को बेचने की तैयारी हो रही थी तो वही पोर्ट के दूसरी तरफ कुछ लोग हाथ में गन लिए जगह जगह चुप हुए थे और उन सभी की निगाहें सामने फैले पानी की तरफ गया जो कि इस वक्त बहुत ही शांत नजर आ रहा था। तभी उन्हें दूर से एक लाइट की झलक दिखाई देने लगा था, जिसे देख सभी लोग सतर्क हो गए थे। तभी एक अपने कान में लगे ब्लूटूथ से बोला, बॉस ड्रग्स वाली आ गई है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, याद रखना ड्रग्स को तबाह हो जाना चाहिए, मुझे और भी काम करना है। इसके साथ ही कॉल कट गई। वही वो आदमी ये सुन जल्दी ही अपने आदमियों को अपने ब्लूटूथ से ही इंस्ट्रक्ट करने लगा। उसके इंस्ट्रक्ट करने के मुताबिक कुछ लोग पानी में चले गए। उनके पास कुछ बैग्स थे, वो लोग पानी में तैरते हुए वो लोग सीधा उस शिप के पास चले गए जो अब तक लगभग पोर्ट के पास आ ही गया था। वो लोग पानी में शिप के आसपास घूमने लगे थे। उन सभी आदमियों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने पास लाए बैग से कुछ चिप जैसा निकल कर शिप के आसपास लगाने लगे। कुछ ही देर में उनका काम पूरा हो गया और वो लोग फिर से पानी में स्विम करते हुए दूसरी साइड आ गए। उनके आते ही जो आदमी उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा बोला, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसकी बात सुन वो सभी आदमी बोले, रॉकी बॉस, काम हो गया है। जैसे ही उसने ये कहा, रॉकी ने अपने पास रखे रिमोट को बाहर निकाला। उसने एक नज़र उस शिप को देख जो कि अब पोर्ट से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पे था। फिर उसने उन लोगों को देखा जो कि बड़ी ही बेसब्री से शिप का पोर्ट के पास आने का इंतजार कर रहे थे। जिस देख रॉकी के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। वो उन लोगों को देखते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी इस शिप को इंडिया लाने की, खासकर तब जब तुम लोगों को पता था कि जिसकी ये शिप है उसकी और हमारी डीक्यू की कितनी बड़ी दुश्मनी है। लेकिन अब जब तुम लोग ये काम कर ही रहे तो मुझे इसका दोष मत देना। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़े रिमोट के बटन को दबा दिया। अब तक जो अच्छी खड़ी शिप पोर्ट की तरफ आ रही थी, अचानक हुए इस एक्शन से धमाके के साथ वही रुक गई और उसमें धीरे धीरे आग की लपटें ने पूरे शिप को जलाना शुरू कर दिया। वही उन आदमियों का चेहरा खराब हो गया। वो लोग अपने आसपास देखने लगे कि कहीं उन्हें कोई दिख जाए और जैसा उन्होंने ने सोच था उन्हें दिख भी गया। रॉकी जो कि बड़े ही शान से अपने पेंट के जेब में डाले उनकी तरफ चला आ रहा था। उस होठों पे मुस्कान थी। वो आराम से चलती हुए उन लोगों के पास गया। वही वो लोग राकिब डर और गुस्से से भर गए थे। उन्हें समझ आ गया था इस बार भी डीक्यू उनका पूरा प्लान खर करके रख दिया था। आज जो ड्रग्स इंडिया में आए थे ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट था। अगर वो इस ड्रग्स को यूथ लोग में सेल करते तो उन्हें एक बाद मुनाफा होता, लेकिन अब उनके सपने सपने ही रह गए क्योंकि शिप उनकी आंखों के सामने जल रहा था और कुछ ही देर में पूरा शिप पानी में चला गया था। एक आदमी आगे आते हुए बोला, रॉकी, ये तुमने सही नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसका हिस्सा तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। उसकी बात सुन बाकी के लोगों ने भी कहा, हाँ, इसका हिसाब तुम्हें अपनी जान से देना होगा। इसके हाथ वो अपने हाथ में गन लेकर उसे रॉकी के ऊपर देता है। वही रॉकी भी अपनी बेपरवाह नजर से उन्हें देख रहा था। तभी एकाएक वहां इंडिया आर्मी की फोर्स आई जिसे देख वो सभी लोग शॉक हो गए थे। आखिर होता भी क्यों नहीं उन लोगों को नहीं लगा था डीक्यू जिसे लोग अंडरवर्ल्ड में क्रूर रानी की तरह मानते हैं उसकी पहचान आर्मी में भी होगी। वो लोग अब डर से कभी आर्मी को देखते तो कभी रॉकी को। जहां एक तरफ इंडिया में ड्रग्स आने से रुक गया था वहीं दूसरी तरफ फायरिंग पे फायरिंग की आवाज गूंज रही थी। एक आदमी को कि थोड़ा घायल लग रहा था अपने हाथ से बह रहे खून को रोकते हुए। इस वक्त समुद्र के बीचों बीचों एक शिप पे लगातार फायरिंग हो रही थी। दो तरफ के लोग एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे थे। वही एक आदमी किसी किंग की तरह शिप के ऊपरी हिस्से पे बैठा सब कुछ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी सिगार का कस ले रहा था। वो इंसान बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने हो रहे हैं चीजों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक इंसान पे गई जो कि इन सब हो रही फायरिंग को देख वह से भागने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल करने के लिए रशी खो रहा था। अचानक ही एक गोली आकर सीधा उस आदमी को लगी जिसे वजह से वो ठीक से खड़ा नहीं पता क्योंकि गोली उसके पैर में लगी थी। उस तरफ देखा जहां से गोली चली थी लेकिन अंधेरे की वजह से उसे की दिखाई नहीं दिया। वो आदमी अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, कौन हो तुम और आखिर तुमने हमारे ऊपर इस तरह हमला क्यों किया? आखिर हमने तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है। उसकी बात सुन सामने खड़े शख्स ने हंसी से ठहाके लगाते हुए बोला,
किसने कहा तुमसे कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है और तुम्हारी उसी गलती की सजा मैं आज यहाँ तुम्हें देने आया हूँ। ये बोलते बोलते वो अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे को देख जमीन पे पड़े आदमी की आंखें बड़ी हो उसमें एक डर दिखाई देने लगा। वो अपनी हकलाती आवाज में बोला, मौक, मोक्ष, तुम। हाँ, मैं पहचाना मुझे। मैंने कहा था एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसकी बात सुन वो आदमी सिहर उठा। वो अपने आप को पीछे घसीटे हुए बोला, देखो मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर मैं तुम्हारा जीजा हूँ और तुम्हारी बहन का पति भी। उसकी बात सुन मिक्स की आंखों में चमक आ गई। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, अच्छा आज तुझे याद आया कि तू मेरी बहन का पति है। ले उस दिन तेरी ये बात कहाँ गई थी जब तू अमेरिका में मेरी बहन को मारता था, उसे मेंटली हेरस करता था। इनफैक्ट तूने उन्हें बॉस को बेच दिया। ये जानते हुए भी वो आदमी कितना क्रूल है जो लड़कियों के साथ एक हैवान की तरह बिहेव करता है। अगर मेरी बहन एक साइंटिस्ट नहीं होती तो तुझे क्या लगता है वो उसके साथ क्या करता? तूने मेरी प्रेग्नेंट बहन को उस जैसे दरिंदे के पास छोड़ दिया, वो भी सिर्फ इस हीरे के लालच में जिसे तू आज तक काम रहा है। तब तुझे याद नहीं आया कि जिस लड़की के साथ तू ये सब कर रहा है वो कौन है? उसकी बात सुन वो आदमी डर गया और पीछे जाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो बस बॉस ने मुझे तुम्हारी बहन को किसी भी तरह अमेरिका लाने के लिए कहा था, इसलिए इतना सब। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मोक्ष ने उसके दूसरे पैर पे गोली मार दी। वो उस आदमी के सामने झुक के बोला, तुझे अभी भी अपने किए गए काम किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है ना? तो अब है, तुझे गिल्ट कराऊंगा। अब मैं तुझे तब तक नहीं मरूंगा जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैंने अपनी बहन का मौत का बदला ले लिया है। तुझे नर्क का बहुत ही अच्छा दर्शन मिलने वाला है। ये बोलते बोलते उसने उसके चेहरे पे मुक्का देता है जिसे उस आदमी का सर शिप के साइड हिस्से पे लग जाता है, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। मोक्ष अभी बेहोश हो चुके आदमी को घूर ही रहा था कि तभी वह एक आदमी भाग कर आते हुए बोला, किंग हमारे साथ धोखा हुआ है। बॉस ने इस आदमी को यहाँ चारा बना के भेजा है, जबकि उसने ड्रग्स को भी चारे के रूप में उसे किया है ताकि आप और डीक्यू इन दोनों जगह बिजी रहे और वो आराम से लड़कियों की और बच्चों की स्मगलिंग अपने पास करवा सके। उसकी बात सुन मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन पिछले महीने ही तो डीक्यू ने उस कंसाइनमेंट को जाने से रोका था, तो फिर एंटी जल्दी ये कंसाइनमेंट कैसे रेडी हो गया? किंग, मैंने अपने इन्फॉर्म से पूछा है तो उसने बताया कि जब से उसका वो कंसाइनमेंट डॉक्टर ने रोका है, साथ डीक्यू ने उस बच्ची को बचाने की उसने बॉस को वार्निंग दी थी, जिसके बाद से वो जो रिसर्च कर रहा है उसकी गति और भी तेज कर दी है, जिस वजह से उसे और बच्चों की जरूरत है। इसलिए उसने इस बार ऐसा प्लान बनाया है। उसकी बात सुन मोक्ष ही केवल स्माइल करते हुए बोला, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अब उस गिरदर को भी पता है कि गेम कैसे खेलते हैं। चलो देखते हैं कि इस गेम का विनर कौन होगा और लूजर कौन होगा। जाओ अपने आदमी को काम पे लगा दो और पता करो कि कौन से पोर्ट से ये स्मगलिंग होने वाली है। बॉस, क्या हमें इसके बारे में डीक्यू को बता देना चाहिए? उसकी बात सुन मोक्ष अपने हाथ को लापरवाही से हिलाते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रहे, अगर तुम मुझे ये न्यूज दे सकते हो तो अब तक ये न्यूज डीक्यू को भी मिल चुकी होगी और शायद उसने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुकी होगी। उसकी बात सुन वो आदमी एक पल के लिए रुका, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए खुद में बोला, हाँ मैं ये कैसे भूल गया मोक्ष, अगर अंडरवर्ल्ड का किंग है तो डीक्यू भी तो पावर तो बॉस से भी ज्यादा। वो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड में राज करती है बल्कि उसके पावर से तो सभी देश के गवर्नमेंट भी डरते हैं। उसके लिए ये खबर पाना बहुत आसान होगा। वो अभी अपने सोच में घूम ही था कि तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज गई जो बोल रहा था, शिवम मुझे 1 घंटे के अंदर उन कंटेनर्स की लोकेशन चाहिए। उसकी बात सुन शिवम अपना सर उठा मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस क्या आप डीक्यू की मदद करने की सोच रहे हैं? उसकी बात सुन मोक्ष एक नजर उसको देखता है, फिर बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। अपने बॉस की निगाहें देख शिवम को एक सिहरन महसूस हुई, लेकिन वो जल्दी ही मोक्ष के दिए काम में लग गया था। दूसरी तरफ जंगल से 2 ट्रक बाहर आए थे। एक ट्रक के ऊपर रखे कंटेनर में लड़ियां थी तो दूसरे में बच्चे थे। इस वक्त वो सभी कंटेनर स्पीड के साथ अलग अलग दिशा में जा रहे थे। दोनों कंटेनर के अंदर लगभग 100 से ज्यादा बच्चे और लड़कियां थी। ऐसा लग रहा था ये प्लान बहुत समय से चलता आ रहा, जिस वजह से उन्होंने ने इतने सारे लोगों को किडनैप कर लिया गया था। इस वक्त जितनी भी लड़कियां था वो सभी एक दूसरे के ऊपर बेक तरीके से सोई हुई थी, उन्हें कोई होश नहीं था। आज की रात उनके लिए कितनी भयानक हो सकती थी। वही दूसरी साइड जा रहे कंटेनर का भी वही हाल था, उसमें भी सभी बच्चे एक दूसरे के ऊपर बेहोश पड़े थे। पूरे कंटेनर में इस वक्त कुछ सफेद गैस जैसी भरी हुई थी जो कि शायद बेहोशी का गैस था। धीरे धीरे दोनों कंटेनर के फासले से बढ़ते जा रहे थे, साथ ना ही उन लड़कियों को और ना ही उन बच्चों को पता था आने वाला समय उनके लिए कैसा होने वाला था। एक तरफ जहां 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी अब दाव पे
लग चुकी थी तो वही दूसरी तरफ नित्य अपने सर्जरी गाउन को पहने एक सर्जरी में लगी हुई थी जो कि पलक की मम्मी का था। शाम को अचानक ही नित्य को पलक की मम्मी के डॉक्टर्स की तरफ से फोन आया, तभी उसे पता चला कि अचानक ही पलक की मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिस वजह से नित्य को पलक के बर्थडे खत्म होते ही यहाँ आना पड़ा था। वो आते ही उनकी कंडीशन देखने लगी थी, जिसके बाद उसे पता चला था कि उनके हार्ट और माइंड के बीच में वेगस नर्व, जिसे लाइफ कॉर्ड भी कहा जाता है, इसे ब्रेन और हार्ट के बीच का कनेक्शन सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, जिस वजह से अचानक ही उन्हें पायली की मम्मी का हार्ट बीट रुकती हुई महसूस हुई थी। उन्हें लगा था कि शायद जान की लापरवाही की वजह से वो अपनी बॉस के हाथों ही मारा जाएगा, लेकिन तकरीबन 15 सेकंड बाद ही उन्होंने ने लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी, जिसे देख सभी डॉक्टर्स जल्दी जल्दी उनकी रिपोर्ट निकलने लगे, लेकिन उठे उसमें कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन जब नित्य वह आई, रोज सभी डॉक्टर ने पायल को मम्मी का रिपोर्ट नित्य को दिखाया और पायल की मम्मी की कंडीशन उन्होंने ने नित्य को बताई। नित्य ने जब पूरा रिपोर्ट देखा तो उसकी नजर एक जगह आके रुक गई और उसकी आंखें बड़ी है गई। उनसे बिना देर किए ही सभी को सर्जरी की तैयारी करने का ऑर्डर दिया और खुद भी रेडी हो गई। तब लेकर अब तक वो इस ऑपरेशन में ही लगी हुई थी। दूसरी तरफ से राज उसे असिस्ट कर रहा था। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और सभी डॉक्टर्स एक बाद एक करके ऑपरेशन रूम से बाहर आए। सबसे आगे नित्य थी, उसके साथ ही राज भी था। नित्य राज से कुछ डिस्कस करते हुए ही अपने केबिन में आए और एक अपने लिए पानी लेकर पीने लगी थी। आज का पूरा दिन उसके लिए बहुत ही बिजी था। उसके बाद ही ऑपरेशन नित्य आज के लिए बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी एक कॉल से उसका ध्यान अपने फोन पे गया। उस नाम को देखते हैं उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने अपने फोन पे शो रहे नाम को, फिर राज को। उसके बाद उसने कॉल पिक कर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन नित्य की भौहें तन गई और वो बिना कुछ बोले फोन रख देती है। पास खड़े राज को अचानक ही अपने आसपास का माहौल ठंडा होते लगा। ताबीज महसूस कर राज नित्य की तरफ देखने लगा था, जिसके हाथों की मोती बन चुकी थी। एक पल के लिए राज भी डर गया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करते हुए बोला, बॉस क्या हुआ? उसने अभी ये सवाल किया ही था कि एक बार फिर वहले फोन की रंग सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार जिसका फोन बजा था वो नित्य नहीं बल्कि राज था। उसने जल्दी अपने फोन को स्पीकर पे करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, राज बॉस, हमने काम पूरा कर दिया है, पूरी शिप के चित्रे उड़ा दिया है और उन लोगों को भी पकड़ लिया है जो कि इस ड्रग्स स्मगलिंग के पीछे थे। उसकी बात सुन राज ने नित्य की तरफ देख, जिसके एक्सप्रेशन अभी भी वैसे ही थे। रॉकी भी उस शांति को महसूस कर सकता था जो कि शायद अब किसी तूफान के आने की तरफ इशारा कर रहा था। वो अभी कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से नित्य की आवाज आई, हमारे साथ बॉस ने धोखा किया है। उसने जो ड्रग्स इंडिया में भेजा था वो सब सिर्फ सॉल्ट पाउडर थे, जबकि उसने अंडरवर्ल्ड में खबर फैलाई थी कि वो अपने ड्रग्स को सेल करने जा रहा ताकि वो हमारा ध्यान भटका सके और बच्चों और लड़कियों से भरी शिप को इंडिया से बाहर ले जा सके। उसने एक आदमी को चारा बनाया एफ, जिसे कि अंडरवर्ल्ड किंग उस आदमी के पीछे जाए और मुझे उसने उस साल्ट पाउडर के पीछे भेज दिया। उस बात सुन राज की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद में बोला, क्या गधों के पास भी दिमाग आने लगा है? उसकी बात सुन नित्य उसे देखने लगी। वही रॉकी हिस्से से फट पड़ा, उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? लेकिन कुछ देर सोचकर बोला, बॉस अब क्या करे, मुझे लग रहा जज अब तक तो शॉप निकल चुकी होगी। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिलाते हुए एक एविल स्माइल के साथ बोली, दुश्मन को कभी भी बेवकूफ मत समझना, तुम लोग भूल रहे हो वो भले ही इंडिया में नहीं रहता, उसके बाद भी उसने कितनी ही लड़कियों को इंडिया से गायब करवा सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये ही कि वो जिन भी लड़कियों और बच्चों का कंसाइनमेंट इंडिया से बाहर मंगवाता है उनमें से किसी की भी आज तक पुलिस में मिसिंग कंप्लेन नहीं है। क्या तुम लोगों ने ये कभी सोच है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में हम आज तक किसी भी लड़की कन को मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिला है? उसकी बात उन सच में वो लोग सोच में पड़ गए थे। नित्य जो बोल रही थी वो एकदम सच था। उन्होंने आज तक जितनी भी लड़कियां और बच्चों को बचाया था उनमें से किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी बॉस का कोई कंसाइनमेंट जाता है उसमें एटलीस्ट 50 या 100 से ज्यादा लड़कियां होती थी, तो फिर ये इम्पॉसिबल है कि किसी एक लड़कियों की भी मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाई गई हो। अब राज को रियलाइज हुआ जिसे वो लोग गड़ा समझ रहे हैं वो इंसान बहुत ज्यादा ही चालाक है। राज और रॉकी अभी अपनी सोच में घूम थे कि तभी उन्हें नित्य की आवाज आई जो बोल रही थी, जाओ और पता करो कि शिप कहाँ से निकली और जल्द से जल्द चॉपर रेडी करो, हमें उन लड़कियों को किसी भी हाल में बचना होगा। उसकी बात सुन राज अपना सर हिला देता है और जल्दी ही वह से सारी तैयारी करने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ ही उसकी वाइफ बाहर आए। इतने साल में इस कंट्री में आकर उस औरत की आंखें नम हो गई। वो उस आदमी का हाथ पकड़ बोली, मुझे अपने घर आने की बहुत खुशी हो रही है।
उसकी बात सुन आदमी बस हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट की चमक उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था। वही उसके बगल में खड़ी औरत तो खुशी से मुस्कुरा रही थी। तभी उनके सामने आया, बोला, बड़े बॉस, बड़ी मैडम, वेलकम। तो मुंबई में यहाँ आप लोगों को लेने आया हूँ। उसकी नाव आदमी अपना सर हिला देता है और उस आदमी के साथ अपनी वाइफ को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त सत्यम अपने सामने लगे लेड पे पलक के बढ़ते पार्थ का वीडियो देख रहा, जिसे उसकी प्यारी बहन ने उसके लिए भेजा था। क्योंकि वो उसका इरादत में स्माइल नहीं हो पाया था, इसलिए नित्य उसके स्पेशली इस वीडियो को बनवाया था, या कि उसका भाई हॉस्पिटल में बैठकर आराम से इस वीडियो को देख उस टाइम को महसूस कर सके। वो हमेशा ही पलक के साथ ज्यादा टाइम बीतता था। वो अभी इस वीडियो को देख ही रहा था कि तभी उसी वक्त उसका फोन बज उठा। उसने शो हो रहे कॉल को इसको कुछ पल घूर के देख रहे थे। सत्यम अपने फोन को उठा देखता है जिसपे डैड नाम शो रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने कॉल कट करके साइड में रख दिया और फिर से स्क्रीन पे चल रहे पलक की बर्थडे पार्टी का वीडियो एंजॉय करने लगा। एक बात फिर से उसके फोन पे उसके डैड का कॉल आया, लेकिन उसने फिर से कॉल कट कर दिया। ऐसे ही जितनी बार कॉल आता सत्यम कॉल कर देता। लास्ट में सत्यम ने फोन को साइलेंट किया और सो गया। अब तक इसके डैड को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, तो फिर वो उनकी फिक्र क्यों करे। इधर महेश बेदी गुस्से से अपने फोन को घूर रहे थे। उनका ये नालायक बेटा किसी का काम का नहीं था। उसके डैड यहाँ प्रॉब्लम में और ये पता नहीं कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रहा, ना ही अपने विला है। उसको बेदी मेंशन आए भी बहुत दिन हो गया था। उनके सभी शेयर्स की कीमत रोज थोड़ी थोड़ी करके गिर रही थी, जिसे वो संभल नहीं पा रहे थे। उनकी कंपनी के सभी प्रोजेक्ट भी कैंच किए जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये सब सोचते हुए उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वो अपने स्टडी रूम में बैठे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ इस वक्त अंडरवर्ल्ड किंग और डीक्यू के आदमी सब जगह पोर्ट पे अपनी निगरानी बनाए हुए थे। उन्होंने ने सड़क और हाईवे से लेकर पोर्ट तक सीसीटीवी पे नजर बनाए रखे थे। तभी उनकी नजर एक ट्रक पे गई जो कि अचानक ही जंगल से बाहर आई थी, जिसे देख वीर की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत फोन निकल कर दूसरी तरफ मैसेज किया, बॉस, एक ट्रक इस वक्त वेस्ट पोर्ट के हाईवे पे चल रही है। वही दूसरी तरफ मोक्ष को भी न्यूज मिली, लेकिन फर्क इतना था कि उसे अपने आदमियों से दूसरी साइड का मैसेज मिला था। जहां डीक्यू को वेस्ट मैसेज आया था, तो वही किंग को ईस्ट साइड का मैसेज आया था। उस मैसेज को देख अपने बेस पे बैठी डीक्यू की आंखें क्रूर भाव से चमक उठी। तभी उसे किसी का कॉल आया। उस कॉलर आईडी को देख डीक्यू की आंखें छोटी हो गई। एक पल रुककर उसने कॉल पिक किया, लेकिन दूर तरफ से अभी तक कुछ बोला नहीं गया। ऐसे ही कुछ देर बीत गया। डीक्यू उसी तरह फोन कान में लगाए एक तक सामने वाली दीवार को अपनी काली आंखों से घूर रही थी। जब 5 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई तो नित्य अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, किंग, क्या आपने मेरे साथ टाइम पास करने लिए कॉल किया? अगर काम की बात नहीं है तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। ये बोल वो कॉल कट करने को हुई थी कि तभी दूसरी तरफ से मोक्ष की आवाज आई, डेविल क्वीन ऑफ डीक्यू, क्या आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही है? उसकी बात सुन डीक्यू बोली, मैं कोशिश नहीं कर रहे, सच में धमकी दे रही। इसके साथ ही उसने कॉल विद कर दिया, जिसे महसूस कर किंग का चेहरा कला पड़ गया था। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी नाते बिना सुने ही कॉल कर दिया था। लेकिन फिर उसने खुद को दोष देते हुए फिर से डीक्यू को कॉल किया। इस बार डीक्यू ने उसके कॉल को देख अपने हित घुमा लिए और कॉल पिक कर लिया। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही किंग की आवाज उसके कान में गई, जो बोल रहा था, डीक्यू, मुझे अभी मालूम पड़ा है कि इस बार की जो लड़कियों उठाई गई है वो 16 से 20 साल की है। वहीं जो बच्चे लेकर जाया जा रहा उनकी उम्र सिर्फ 3 साल से 15 साल के है। और साथ ही हमें ये भी पता चला है कि इस बार दोनों कंटेनर भरे लोगों को अलग अलग पोर्ट से इंडिया से बाहर जाने का इंतजाम किया है। इस पूरे खेल में अंडरवर्ल्ड के सिंडिकेट ने भी हाथ मिला रखा है बॉस से। जैसे जैसे डीक्यू उसकी बात सुन रही थी, वैसे वैसे उसकी पकड़ फोन पे कसई हुई जा रही थी। तभी उसके दिमाग में कोई बात क्लिक की। वो अपने सामने चल रहे सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उसके होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। किंग की पूरी बात सुन डीक्यू एक एविल मुस्कान के साथ बोली, जब अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट हमारे खिलाफ जा सकता है तो क्यों ना हम दोनों एक टीम बन जाए। और रही बात ये जो 2 ट्रक ईस्ट और वेस्ट साइड जा रही है, इसमें कुछ नहीं, ये खाली उसकी बात। इस बार किंग शॉक होते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि ये जो ट्रिक रोड पे चल रही है वो खाली है? उसकी बात सुन डीक्यू हंसते हुए बोली, मुझे नहीं लगता ये बात पहले मुझे पता चली। आखिर तुम ऐसे ही अंडरवर्ल्ड किंग नहीं बने क्यों है ना? उसकी बात सुन किंग मुस्कुराते हुए बोला, वेरी इम्प्रेसिव। तो क्या ये पक्का हो गया कि आज हम दोनों टीम बनेंगे? उसके बाद दोनों मिलकर कुछ प्लान करने लगे। कुछ देर बात करके दोनों ने अपने 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 आदमियों को इंस्ट्रक्ट किया, जिसे दिन दोनों साइड के आदमी अपने अपने काम पे लग गए थे।
मुंबई से बाहर एक खंडरनुमा जगह पे कुछ लोग हाथों में खतरनाक हथियार लिए खड़े थे। ये जगह देखने से कोई पोर्ट लग रही थी, लेकिन ये पूरी तरफ से जल हुआ था और बंद था। यहाँ शायद कभी कोई आया ही नहीं था, इसलिए शायद किसी को इस जगह के बारे ज्यादा पता नहीं था। तो वही कुछ लोग को 4 से 5 लोग हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी बोला, जेम्स, तुम्हें लगता है इस बार के कंसाइनमेंट बॉस तक पहुंच जाएगा? क्योंकि हर बार डीक्यू आखिर सब कुछ बर्बाद कर देती है। उसकी बात सुन जेम्स बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार का प्लान बहुत ही मजबूत है। जब तक डीक्यू को हमारे प्लान का अंदाजा होगा तब तक हम सभी लड़कियों के लेकर कल इंडिया के बॉर्डर के बाहर होंगे। उसकी बात सुन दूसरा आदमी बोला, मार्क, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर डीक्यू है तो एक लड़की ही ना, और वो लोग हमसे कमजोर होते हैं। हर बार डीक्यू अपने साथ बहुत सारे आदमियों लेकर आती हैं और बॉस के आदमियों पे भरी पड़ जाती है। लेकिन इस बार हमारे पास बहुत लोग हैं जो उस डीक्यू से आराम से लड़ सकते हैं। वैसे भी बॉस ने हमें इस बार अपने साथ डीक्यू को भी लाने के लिए बोले, और अब तुम भूल रहे हो, इस बार बॉस ने हमारे साथ अपने कुछ ऐसे आदमी भी भेजे हैं जिनका मुकाबला डीक्यू नहीं कर सकती है। इसके साथ ही वो लोग हंसने लगे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लोग इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में शैतान है जिसे बॉस ने रेडी किया है स्पेशली डीक्यू के लिए। अब वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वो दोनों ट्रक आ गए जिसमें बच्चे और लड़कियां था। सभी आदमी अपनी अपनी जगह से खड़े हो और ट्रक की तरफ बढ़ गए जिस पे कंटेनर रखे हुए थे। उन्होंने ने अपने 2 गार्ड्स को आगे बुलाकर उनसे कंटेनर ओपन करवा। अंदर कंटेनर में सभी लड़कियां बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे देख उन सभी आदमियों के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ गई। उन्होंने उस कंटेनर के डोर को फिर से लॉक किया। इसके बाद बच्चों वाले कंटेनर का पास जाए उसे चेक करने लगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि सब कुछ सही, तो उन लोगों ने बिना देरी किया अपने गार्ड्स को ऑर्डर हुए बोले, जल्दी करो, ये दोनों कंटेनर जल्दी से शिप पे लोड करो। उस आदमी की बात सुन सभी लोग जल्दी जल्दी अपने काम में लग गए। लगभग 1 घंटे में उन्होंने कंटेनर को शिप पे लोड कर दिया गया। वो सभी आदमी अपने सामने शिप लोड हुए कंटेनर को देख मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वो लोग एक बार फिर से अपने टेबल पे बैठ वाइन का मजा लेने लगे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी एक काम करना था। वो डीक्यू को अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। वही दूसरी तरफ डीक्यू अपने आदमियों के साथ जंगल के एंट्रेंस पे खड़ी थी। हमेशा की तरह उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी। उसकी आंखें पूरे जंगल को ऐसे देख रही थी जैसे ये उसकी का इलाका हो। उसने अपने साथ आए गार्ड्स से बोलकर पूरे जंगल को घेरने का ऑर्डर दे दिए, जिसके साथ ही उसके गार्ड्स जंगल में धीरे धीरे अंदर जाने लगे। डीक्यू भी अब जंगल के अंदर चली गई। उसके साथ रॉकी और वीर थे। उन दोनों के चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। जैसे जैसे डीक्यू और उसके गार्ड्स अंदर जा रहे थे, उन्हें जंगल में फैले आदमी दिखाई देने लगे थे। गार्ड्स आगे बढ़ उन गार्ड्स को मारने लगे जो कि मार्क और जेम्स के आदमी दिखाई देने लगे थे, जिन्हें डीक्यू के गार्ड रॉकी और वीर ठिकाने लगाने लगे। कुछ ही देर में वो लोग भी उस खंडारनुम जगह पहुंच गए थे। डीक्यू ने बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीचों बने पोर्ट पे गई। ये देख डीक्यू एविल स्माइल करने लगी। कोई शक नहीं था कि इन लोगों ने इस बार ऐसी जगह चुनी थी लड़कियां और बच्चों को इंडिया से बाहर भेजने लिए। इस जगह के बारे में कभी कोई ज्यादा नोटिस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जंगल के अंदर थी और यहाँ जंगली जानवरों को कुछ ज्यादा ही राज था, इसलिए ये जंगल ज्यादा टाइम खाली रहता है। इसलिए इन लोगों इस जगह को चुनकर कोई गलती नहीं की है, बस हमेशा की इस बार भी डीक्यू यहाँ आ चुकी थी। वही वो 4 से 5 लोग अभी भी मजे करने में लगे थे। तभी वह कुछ चटकने की आवाज आई, जिसे सुन सभी आदमी अपने का नजर उस चला गया। एक आदमी एविल स्माइल करते हुए बोला, लगता हजरी क्यों आ गई है, चलो लग जाओ अपने अपने काम पे, आज हमें किसी भी तरह उसे ले जाना होगा। उसकी बात सुन बाकियों ने भी अपना सर हिला दिया। अब वो लोग हाथ में गन लिए एक एक करके दूसरी साइड जाने लगे। सिर्फ मार्क को छोड़कर इसके होठों पे एक एविल मुस्कान थी। वो अपनी आंखों में एविल चमक लिए उन चारों आदमियों को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो कि आगे जाके उन चारों के लिए सही नहीं था। वही अब तक जंगल में गोली की आवाज आनी शुरू हो गई थी। डीक्यू भी अपनी गन निकाल किसी किसी को शूट करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बारे शायद दूसरी साइड वाले को गार्ड्स को तादाद ज्यादा थी, जिसे डीक्यू को भी समझ रही कि ये सब उसे रोकने के लिए आए हैं। डीक्यू भी हार नहीं मनाने वाली थी। वो खुद को रेडी करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उसके दोनों हाथ में गन थे। जो भी उसके सामने आ रहे थे डीक्यू उन्हें डायरेक्टली शूट कर दे रही थी, क्योंकि अगर गार्ड्स की तादाद ज्यादा थी, जिस वजह से शायद गैंग वाले मिलकर लड़कियों को ले जाने को तैयारी कर रहे होने। ये सोच उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तभी उसके ब्लूटूथ पे वीर का कॉल आया, जिसे डीक्यू रिसीव करती है। दूसरी तरफ से वीर की आवाज आई, बॉस, ये किंग को अब तक आया ही नहीं क्या? ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है।
डीक्यू उसकी पूरी बात सुन रही थी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस कंटिन्यू फायरिंग करते हुए आगे जाने लगी थी। कुछ ही देर अपनी तरफ का रास्ता क्लियर करते हुए फाइनली डीक्यू शिप वाली जगह पहुंच गई। वो अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक आदमी पीछे से उसके ऊपर गन पॉइंट कर बोला, डीक्यू रुक जाओ अपनी जगह वरन गोली तुम्हारे सर के पार कर दूंगा। उसकी बात सुन डीक्यू उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल होने लगी थी, उसकी काली आंखें धीरे धीरे लाल होने लगा था। वही उसकी आंखों ऐसे कलार चंक करते देख उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोला, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, ये काली से लाल कैस हो गई। लेकिन डीक्यू उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसके उलट वो उसके गन वाले हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ लेती और अपनी दूसरे हाथ से उस आदमी के गले को अपने फिंगर टिप से तब तक पकड़ के रखती है जब तक उस आदमी के गले से खून की धारा नहीं बहने लगा था। वो आदमी डीक्यू की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन जितना वो कोशिश करता डीक्यू की पकड़ उसके गले पे उन्नति कस जाती। धीरे धीरे उस आदमी का खून डीक्यू के हाथ से सरकता हुआ जमीन पे गिरने लगा था। डीक्यू बड़े ही ध्यान से उस खून की बहती धारा को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका पसंदीदा चीज है। कुछ ही देर में वो आदमी गला दबाने की वजह से मर जाता है। उसकी स्ट्रगल को बंद होता देख डीक्यू उसके गले से हटा उस आदमी की लाश को पार कर आगे बढ़ने लगी थी। डीक्यू अभी आगे जा ही रही कि तभी उसे पीछे से 3 लोगों को एक साथ बुलाने की आवाज आई। डीक्यू ने पीछे पलट के देख तो वीर खून से लपट 2 आदमियों के सहारे झूल रहा था। वही रॉकी भी गन पॉइंट पे था। ये देख डीक्यू का और ज्यादा डेंजरस हो गया था। तभी एक आदमी जिसने रॉकी को गन पॉइंट ले रखा था बोला, डीक्यू अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप इस शिप पे चढ़ जाओ वरना। इसके साथ ही उसने गन रॉकी के सर पे प्रेस करने की धमकी दी, जिसे देख डीक्यू गुस्से से गुर्राए, अगर उन दोनों में किसी को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारी लाश को कॉफिन तक नसीब नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुन शिप से आते हुए मार्क बोला, अरे देखो तो ये लड़की होकर हमें कैसे धमकी दे रही है। वही उसकी बात सुन डीक्यू एविल मुस्कान के साथ बोली, मैं वही लड़की हूँ जिसे पकड़ने के लिए भी तुम्हें मेरे आदमियों को अपने कब्जे में लेने की जरूरत हुई। अगर हिम्मत है तो अलड़ मुझसे से फिर मैं दिखाती हूँ कि मुझे में ताकत है या नहीं। वही उसकी बात सुन मार्क गुस्से से बोला, तू एक औरत है और एक औरत का काम होता है हम मर्दों को खुश रखने का, हमारे पैरों में झुक के रहने का, लेकिन तू तो हमारे सर पे तांडव करती है और ये ही लोग हैं जिनके बल पे तू अंडरवर्ल्ड क्वीन बनी है। अब देख कैसे मैं इन्हें तेरे सामने ही मारता हूँ। ये बोल वो जैसे ही अपने हाथ में पकड़ी गन वीर पे चलाने को कि तभी पूरे आसमान में चौप की आवाज गूंज उठी, जिसे सुन सभी का ध्यान उस तरफ गया। डीक्यू ने एक पल के चौप को देख उसके बाद उसने अपना सर सामने नजारा देख जहां अब सभी का ध्यान चौप पे था। ये देख डीक्यू बोली, नजर जाती दुर्घटना गति। इसी के साथ डीक्यू ने मार्क के हाथ में पकड़ी गन पे अपनी पकड़कर उन तीनों आदमियों पे फायरिंग करने लगी। इस अचानक के हमले की वजह से एक के बाद एक लोग जमीन पे गिरने लगे थे। मार्क जिसे पता ही नहीं चला कि अभी अभी डीक्यू ने उसके साथ क्या किया। अपने साथियों को ऐसे मरते देख और डीक्यू को इतनी आसानी से अपने आदमियों को छुड़वाते देख डर और गुस्से से भर गया। वो डीक्यू पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि डीक्यू ने उसे किक किया, जिसे वो नित्य से कुछ कदम की दूरी पे गिर गया। डीक्यू के किक में इतनी ताकत थी कि उसने मार्क को अपने मुंह से खून निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने अपने सामने देखा जहां अब डीक्यू की नजर सामने उतर चौपर पे थी। इस बात का फायदा उठा उसने अपने हाथ में पहनी एक वॉच का बटन का प्रेस कर दिया और एक एविल मुस्कान के साथ बोला, आज चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा डीक्यू। इसके साथ उसने इस तरफ देख जहां से इस वक्त लगभग 7 से 8 लोग आ रहे थे। उनके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। वही वीर उन्हें देख बोला, बॉस पीछे देखो। उसकी बात सुन डीक्यू की आंखें सर्द हो गई। उसने अपने पीछे पलट के देख तो उसके पीछे कुछ लोग खड़े उसे घेर रहे थे। डीक्यू उन्हें ही देख रही थी। कुछ देर उन्हें देखने बाद उसके भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि उसके सामने खड़े लोग किसी रोबोट की तरह नजर आ रहे। वो लोग एक पल के लिए भी अपनी पलकें तक झपका नहीं रहे थे। ये देख डीक्यू के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। उसे अब समझ आया कि लड़कियों और बच्चों की स्मगलिंग यहाँ एक जाल था। उनका असली मकड़ तो उसे अपने साथ लेकर जाना था, और जो इतनी आसानी से चली जाए वो भला डीक्यू कैसे हो सकती है। वही मार्क्स ने जब उन आदमियों को डीक्यू को घेरते देख तो उसने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, इस लड़की के हाथ पैर तोड़ के अपने साथ लेकर चलो, बॉस की इसकी जरूरत है। वही उसके ऑर्डर को सुन वो आदमी नित्य डीक्यू के ऊपर हमला कारण के लिए बढ़ गया। ये देख वीर और रॉकी की ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उनकी बॉस एक साथ 100 लोगों से भी बिना थक लड़ सकती थी, इसलिए उन्हें इस बात का जायद टेंशन नहीं था। वही अब तक चौपर बाहर आ चुका किंग भी उन्हें ही देख रहा था, लेकिन वीर और रॉकी से अलग, जिन्हें उन आदमियों एम नॉर्मल इंसान समझ रहे थे। लेकिन किंग एक नजर में ही बात सकता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वरना डीक्यू को जैसा खौफ है उस हिसाब से मार्क्स कभी ही इतने कम लोगों को लेकर आता ही नहीं।
वो अभी सोच ही रहा कि उन आदमियों ने डीक्यू के ऊपर हमला कर दिया था। उनकी स्पीड बहुत तेज थी लेकिन डीक्यू के रिफ्लेक्स कम नहीं, वो उनके हमले से बच गई थी और अब खुद पलट कर उसने एक आदमी पे वार किया था लेकिन अभी उसके पैर अपने सामने वाले आदमी पे मार देती है। उसकी स्पीड तेज थी लेकिन सामने वाला इंसान सिर्फ 2 कदम पीछे हुआ था। ये देख वीर और रॉकी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें पता यह अगर उनकी बॉस किसी को अपने पैर से किक करती थी तो वो इंसान लगभग 10 कदम की दूरी पे गिरता था। लेकिन मार्क्स ये देख हैरान था कि डीक्यू के पास इतनी ताकत है कि वो उसके साथ ले गए एनईआरयूओएक्स जो कि इंसान के रूप में एक डेमन थे 2 कदम पीछे हो गए थे। अब उसे समझ आया कि डीक्यू ने उसके ऊपर अपनी टक्कर का 5% भी उसे नहीं किया था। वही डीक्यू भी ये देख हैरान थी लेकिन उसने एक बार फिर से हमला करने के लिए अपने हाथ उठाए थे लेकिन इससे पहले वो उन्हें छू भी पाती एक एनईआरयूओएक्स उसके हाथ को पकड़ डीक्यू के पीठ से मोड़ देता है जिसे वजह से डीक्यू की आंखें दर्द से बंद हो गया लेकिन हिम्मत ना हारते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से खंजर निकल उस आदमी के पेट पे चला दिया लेकिन उनकी आंखें तब बड़ी है गई जब वो खंजर का असर भी उस आदमी पे भी हुआ था। टू बी कंटिन्यूड।